आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, जो आप लोगों की ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, या आप लोगों की बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, या आप जो लोगों का जो यूरिन पैदा हो रहा है, इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाले का नाम एंडोक्राइन सिस्टम है। किस चीज़ का नाम है? एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, ये एंडोक्राइन सिस्टम ये सारी की सारी चीज़ें मखसूस केमिकल के ज़रिए कंट्रोल करता है। इन केमिकल को हम हार्मोन कहते हैं। अच्छा, हार्मोन ये स्पेशल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता भी है, सिंथेसाइज भी करता है और उसे सिक्रीट भी करता है, स्टोर भी करता है, सिक्रीट भी करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, दो तरह के ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एक एंडोक्राइन होते हैं और दूसरा एक्सोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनकी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर आती है। एंडोक्राइन ब्लड के अंदर आ रही है, एंडो है अंदर है, ब्लड के अंदर सिक्रीशन आप पुट कर देते हैं। यानी सिक्रीशन केमिकल हार्मोन बनाएंगे, ब्लड के अंदर फेंक देंगे और ब्लड फिर जाएगा टारगेट जिस जगह जाना है वहां तक ले जाएगा उसको। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को ब्लड के अंदर, हार्मोन को ब्लड के अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वो एक नाली के जरिए, एंजाइम होंगे हार्मोन, वो एक नाली के जरिए फेंक देंगे। अच्छा, जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे थे, मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस ये होती है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो अपनी शक्ल को तब्दील करते हैं। मार्फ का मतलब शक्ल, मेटा मतलब तब्दीली। अपनी शक्ल को क्या करेंगे, वो तब्दील करते हैं। कैसे? इंसेक्ट होता है, पहले एग होगा, एग से लार्वा निकलेगा, लार्वा से पीपा बनेगा, पीपा से एडल्ट बनेगा। इन चारों चीज़ों की शक्लें जुदा जुदा हैं। ये मेटामॉर्फोसिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सेल डिवीजन होती है, कौन कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, इसी तरह आप लोग देख लें, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे माइग्रेशन इन बर्ड्स। पौधे अपनी ये माइग्रेशन करते हैं, सफ़र करते हैं और कई कई मील सफ़र करते हैं, हज़ारों मील तक चले जाते हैं, सैकड़ों मील तक। पौधों की माइग्रेशन को कंट्रोल करने वाला कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड। इस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने वाले भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आज इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप का होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी दो तरह से कंट्रोल करता है सिक्रीशन को। एक, ये खुद जाके असर करेगा जिस जगह जाना है, या एक ये खुद असर नहीं करेगा, काम खुद नहीं करेगा, बल्कि दूसरे ग्लैंड को जाके कहेगा कि तुम काम करो। दो तरह से काम करेगा, या तो खुद ये मेटाबॉलिज्म कराएगा जो करवा रहा है, या ये खुद नहीं करवाएगा तो दूसरे ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। अगर ये दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करे तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये ट्रॉफिक हार्मोन्स है। कौन से? ट्रॉफिक। अगर ये खुद पुट कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, समझ लगी है? अच्छा, इसके दो लोब हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक इंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, साथ साथ पड़े होते हैं, लोब होते हैं इसके। इंटीरियर लोब से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है उसका काम है ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। जैसे मैंने पहले बताया, आप लोगों की बॉडी की ग्रोथ हो रही है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज हो रहा है या आपकी बॉडी की ग्रोथ करा रहा है। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कम रिलीज होगा तो आप लोगों की ग्रोथ कम हो जाएगी, कद छोटा हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम कहते हैं डवार्फिज्म। डवार्फिज्म ये कंडीशन होती है, बीमारी होती है कि जिसके अंदर बच्चों का कद छोटा होता है, जिसे हम उर्दू के अंदर बोनापन भी कहते हैं, छोटे छोटे बोने बोने बच्चे पैदा हो जाते हैं डवार्फिज्म। और दूसरी कंडीशन जिसका सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके अंदर एक कंडीशन होगी जिसे कहते हैं जिगंटिज्म। जिगंटिज्म के अंदर क्या होंगे? बच्चे द्योहिकल होंगे, बड़े बड़े होंगे, लंबे लंबे खंबे खंबे से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोमैटोट्रोफिन ज्यादा रिलीज हो रहा है। एक तीसरी कंडीशन भी है, क्योंकि देखो जब बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद सोमैटोट्रोफिन रिलीज हो रहा है, 18-19 साल बलूगत तक सोमैटोट्रोफिन रिलीज होता जाएगा, बच्चे अपनी कद बढ़ाते जाएंगे, वजन बढ़ाते जाएंगे। 17-18 साल बलूगत के बाद सोमैटोट्रोफिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, ये थोड़ा हो जाएगा। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि जब उन्होंने हाइट मुकम्मल की है, बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि हाइट मुकम्मल हो गई है, सोमैटोट्रोफिन अब भी रिलीज हो रहा है, अब भी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक्सट्रीमिटीज़ जो आखिरी सिरे होते हैं, जैसे ये हाथ हो गए और जैसे ये पाँव हो गए, जैसे ये जबड़े हो गए,
ये फिर उनके हाथ, पाँव और जबड़े वो फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। हाथ बड़े हो गए, पाँव बड़े हो गए, जबड़े बड़े हो गए। इस चीज़ कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगाली। क्या कहते हैं इसे हम? एक्रोमेगाली कहते हैं। ये भी यानी कि सोमैटोट्रोफिन ज़्यादा रिलीज़ होगा, और जब कब रिलीज़ होगा? जब हाइट मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि बुलूगत के बाद ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो फिर ये काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो था वो था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे मैंने कहा ट्रैफिक हार्मोन वो होते हैं कि जो खुद नहीं एक्ट करते, जैसे सोमैटोट्रोफिन खुद एक्ट करता, वो दूसरे हार्मोन को क्या करते, जाके स्टिमुलेट करते। अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ज़ाहिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग मतलब जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और थायराइड ग्लैंड कहाँ है? ये आपका लैरेंस है, लैरेंस के नीचे बिल्कुल थायराइड ग्लैंड पड़े हुए हैं। ये उधर से पिट्यूटरी से आएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी से TSH इधर आकर एक्ट करेगा थायराइड के ऊपर, और थायराइड से थैराक्सिन को निकलवाएगा। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? थैराक्सिन। थैराक्सिन जाके आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन कराएगा, यानी मेटाबॉलिज्म कराएगा, एनर्जी पैदा कराएगा। यानी कि जो TSH आ रहा है वो खुद जाके ऑक्सीडेशन नहीं करा रहा, एनर्जी नहीं पैदा कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो आके थायराइड को एक्टिवेट करेगा। थायराइड क्या करेगा? आगे थैराक्सिन पैदा करेगा। ये इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सिर्फ आपकी बुक के अंदर 2 बस उन्होंने जिक्र किया है। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टीरियर लोब के अंदर जब बात करते हैं तो पोस्टीरियर लोब के अंदर हमारे 2 तरह के हार्मोन हैं। एक है वासोप्रेसिन, जिसको हम ADH भी कहते हैं, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, जो आपके यूरिन की प्रोडक्शन को कम करवाता है, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अच्छा, जो ADH है जिसको वासोप्रेसिन कहते हैं, ये किस वक्त एक्टिवेट होगा? ये उस वक्त एक्टिवेट होगा जब आप लोगों के पास पानी की किल्लत होगी। पानी की क्या होगी? किल्लत होगी। उस वक्त ये जाएगा नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन को कहेगा भाई पानी थोड़ा है, तुम यूरिन थोड़ा पैदा करो, छोटा पेशाब थोड़ा बनाओ, पानी जो कम है। और ये जो पानी होगा ये नेफ्रॉन से फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर दोबारा दाखिल करवा देगा। कौन? ADH। कौन कराएगा? यानी पेशाब जो होगा वो थोड़ा बनेगा। पेशाब के अंदर जो पानी ज़्यादा जा रहा था नेफ्रॉन से, वो पेशाब से पानी फिर दोबारा किसके अंदर? ब्लड के अंदर डलवा देगा, और यूरिन थोड़ा पैदा होगा। यूरिन क्या होगा? थोड़ा बना होगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, अगर फर्ज किया पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, फिर ADH को रिलीज होने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों रिलीज होगा? क्यों? पानी जब पानी भी पीछे ज़्यादा, ठीक है, फिर पानी बाहर जाना देगा यूरिन के जरिए। अच्छा, एक और है जिसको कंडीशन कहते हैं, जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस। एक डायबिटीज मेलाइटस होती है जो शुगर होती है, और ये है डायबिटीज इंसिपिडियस। इसके अंदर भी यूरिन ज़्यादा पैदा होता है। मेलाइटस के अंदर भी ज़्यादा होता है, शुगर के अंदर इधर भी ज़्यादा होता है। इधर ज़्यादा पैदा होते हैं कि ADH जो था, जिसने एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन जो नेफ्रॉन के ज़रिए पानी को वापस ब्लड के अंदर लाता था, वो ADH रिलीज होना ख़त्म हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी। जब ADH नहीं आएगा, हमें प्यास भी लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना भी आ रहा है, उसके बावजूद भी पानी पेशाब से यूरिन के जरिए बह जा रहा है, क्योंकि ADH नहीं है। ADH नहीं है। उसके अंदर क्या करेंगे जो लोग होंगे गर्मियों के अंदर, उन्हें पेशाब भी बहुत ज़्यादा आएगा। वैसे गर्मियों के अंदर आमतौर पे जब पसीना आ रहा हो ये यूरिन कम बनता है, मगर जो डायबिटीज़ इंसिपिडियस लोग हैं उनको यूरिन ज़्यादा आता है। क्यों? ADH नहीं है। ADH तो इस वजह से वो पानी बार बार पीते रहेंगे, पानी बार बार पीते रहेंगे। अच्छा, ये चीज़ थी। अच्छा, एक और चीज़ है, वैसे वो कहता है गर्मियों के अंदर आप लोगों को जो यूरिन होता है वो कम क्यों आता है? इस वजह से कम आता है क्योंकि आप लोगों का जो पानी होता है वो स्वेट्स के ज़रिए, पसीने के ज़रिए बाहर खारिज हो जाता है। क्यों पसीना होता है? इस वजह से कि पसीने के ज़रिए आपको कूलिंग मिलती है, इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। ये बॉडी का नेसेसरी प्रोसेस है। जब आपकी बॉडी की हीट इवेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए बाहर जा रही है तो फिर यूरिन थोड़ा बनेगा। यूरिन क्या बनेगा? थोड़ा बनेगा। इसके बाद हमारे पास आ गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने के वक्त यूट्रस के अंदर ऑक्सीटोसिन कंट्रक्शन कराता है, बच्चे को एक्सपेल आउट करवाता है, यानी बाहर निकालता है यूट्रस के अंदर। और दूसरी बात ये है कि जो मिल्क की लेट डाउन है, जो दूध नीचे आता है, जैसे बच्चे को हम वो गाय के नीचे छोड़ते हैं तो जाके वो गाय के जो उनके टीट्स हैं उसको सक करता है, जिस वजह से मिल्क लेट डाउन होता है। जो मिल्क लेट डाउन होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है। अच्छा, ये जो गाय को टीका लगाते हैं ना दूध वाला, वो भी ऑक्सीटोसिन ही होता है। वो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। इसके बाद हमारा आ गया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के मेरे पास पहले बताया हुआ है। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? थैराक्सिन। कौन सा रिलीज होगा?
थैराक्सिन। और थैराक्सिन का काम क्या है? ये ऑक्सीडेशन कराएगा, खुराक को तोड़ेगा। जब खुराक को तोड़ेगा तो खुराक में से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। ये उसका काम है, इसका थायराइड ग्लैंड काम है। अच्छा, एक और बात है, थैराक्सिन जो है ना, थैराक्सिन, इसको बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। किसी की ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की। अगर आयोडीन ना हो तो थैराक्सिन बनता ही नहीं है। तो फिर क्या किया है हुकूमत ने? हमारी जो नमक बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनको ये अहकाम दिए हैं कि तुम आयोडीन को नमक में ऐड करो, और आपको मार्केट के अंदर आयोडीन वाला नमक मिल जाता है। तो आयोडीन की कमी की वजह से बातों का ये होता है कि ग्वाइटर हो जाता है, गिल्हड़ ये सूज जाते हैं। क्यों सूज जाते हैं? क्योंकि थैराक्सिन क्या हो जाता है? अक्यूमुलेट हो जाता है। थैराक्सिन बनता नहीं है, आयोडीन यानी कि मिलता नहीं है, थैराक्सिन मुकम्मल नहीं, जो होता है वो गिल्हड़ का होता है, फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी सूज जाता है। और गिल्हड़ के सूजने को, इसको हम कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं इसे? हम ग्वाइटर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक दो कंडीशन है, जिससे एक को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म और दूसरे को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम। वह हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो थायराइड ग्लैंड हैं उनसे थैराक्सिन की मिकदार कम पैदा होती है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर थायराइड ग्लैंड से थैराक्सिन की मिकदार क्या होती है? कम पैदा होती है। जब थैराक्सिन की मिकदार कम होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एनर्जी पैदा नहीं होगी, एनर्जी पैदा तो हार्ट बीट होगी, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, ब्रीथ रेट स्लो हो जाएगा, बॉडी सुस्त पड़ जाएगी। बॉडी क्या पड़ेगी? सुस्त पड़ेगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन है जिससे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर इंसुलिन क्या होगी? ज़्यादा पैदा होगी। हाइपो के अंदर कम और हाइपर के अंदर ज़्यादा। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर इंसुलिन क्या होगी? ज़्यादा पैदा होगी। जहाँ इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगी वहाँ फूड की ब्रेक डाउन भी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा होगी, एनर्जी भी ज़्यादा पैदा होगी। अच्छा, उससे हम कैसे पता लगेगा कि एनर्जी ज़्यादा पैदा हो रही है? हाइपोथायराइडिज्म एनर्जी थोड़ी पैदा होगी, बॉडी ठंडी होने लगेगी। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर एनर्जी ज़्यादा पैदा हो रही है, बॉडी थोड़ी गर्म हो जाएगी और बॉडी पसीना स्वेटिंग शुरू कर देगी, यानी बार बार पसीना आएगा बॉडी को। तो मतलब ये है कि थैराक्सिन क्या है? ज़्यादा पैदा हो रहा है उस वजह से। अच्छा, एक और भी काम है, आखिरी काम है जो थायराइड ग्लैंड का, वो है कैल्सीटोनिन। क्या है? कैल्सीटोनिन हार्मोन खारिज करता है थायराइड ग्लैंड। कैल्सीटोनिन का काम क्या है? कैल्सीटोनिन का काम ये है कि ये ब्लड से कैल्शियम उठा के ब्लड से ये बोन के अंदर क्या करता है? अब्जॉर्ब करा देता है। कैल्सीटोनिन का काम क्या है? ब्लड से किसको उठाएगा? कैल्शियम को। कहाँ जाकर अब्जॉर्ब करेगा? बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर। खून को जो कैल्शियम है खून से निकाल के कहाँ डाल रहा है? हड्डियों के अंदर ये डाल रहा है।